डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज की परिभाषा, उसके प्रकार और कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो त्रिभुज के विषय में आप क्लास 9th में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत शार्ट में यहाँ त्रिभुज की प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। लाभ पहुंचाता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि त्रिभुज से संबंधित और भी बहुत सारे जो वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो यहाँ त्रिभुज के अंतर्गत यहाँ देखिए लिखा है, सबसे पहले परिभाषा को ही देखते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है, अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए तो त्रिधनुभुज, बिल्कुल स्पष्ट है। त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा है, उसे देख लिया जाए। यहाँ लिखा है कि तीन असंरेख बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ एक शब्द है असंरेख। अब असंरेख क्या है और संरेख क्या है, तो बहुत शार्ट में यह देखिए, तीन बिंदु अगर ले लिए जाएं, जैसे देखिए दो बिंदु अगर लेते हैं, दो बिंदुओं से तो हमेशा एक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर तीन बिंदु लिए जाएं तो देखा जा सकता है तीनों बिंदुओं को मिलाने से ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रेखा तैयार हो। तो ऐसे तीन बिंदु जिनसे हो करके केवल एक ही रेखा गुजरती है, उसे संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अगर तीन ही बिंदु ऐसे हों जिनको मिलाने से एक रेखा न बनती हो, तो उसे असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, यहीं से त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ तो त्रिभुज नहीं बना और संरेख बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बना, लेकिन तीन असंरेख बिंदु ले लिया जो एक सरल रेखा में नहीं है, उनसे एक त्रिभुज बन गया। बस परिभाषा यहीं से आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तीन बिंदु ए, बी और सी ले लिया गया है, और ये तीनों बिंदु असंरेख हैं। इनको हम ए से बी को मिला रहे हैं और बी से सी को मिला दे रहे हैं, और सी से ए को मिला दिया जा रहा है। तो यहाँ एक बंद आकृति तीन असंरेख बिंदुओं को क्रमशः मिलाने से पर प्राप्त बंद आकृति, जो आकृति बंद हुई है, वही त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के अंग की अगर बात करें तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। देखिए, एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, और तीसरी भुजा सी ए है। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी का कोई क्रम नहीं है, किसी को भी पहली, दूसरी, तीसरी आप बोल सकते हैं। और तीन ये जो बिंदुए हैं, दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं, उसको शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष अथवा वर्टेक्स कहते हैं। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण भी बनते हैं। ये कोण ए है, कोण बी, कोण सी, और यहाँ पर कोण ए बन गया है। तो ये रहा त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के अंग। अब त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। तो त्रिभुज का प्रकार दो तरह से होता है, एक भुजाओं के विचार से होता है और एक कोण के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले भुजाओं के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं लंबाई में अगर बराबर हो जाएं, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। चित्र भी बना लेते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए, बी और सी नाम रख दें, जिसमें ए बी भुजा
बराबर BC भुजा बराबर CA भुजा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, इसको इक्विलेटरल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें होता क्या है, AB बराबर BC बराबर CA हो जाता है। क्योंकि इसके विषय में डिटेल पढ़ा गया है, इसलिए बहुत डिटेल नहीं लिखा जा रहा है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। समद्विबाहु आइसोसीलीज, ISOSCELES आइसोसीलीज ट्रायंगल है समद्विबाहु। इसमें चित्र इसका बनेगा, इस तरीके से चित्र बन सकता है। कोई दो भुजा बराबर होगी, त्रिभुज ABC लेते हैं तो दो भुजा बराबर, यहाँ AB बराबर AC ले लिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर AC है, और AB बराबर BC भी हो सकता है, BC बराबर CA भी हो सकता है। मतलब कोई दो भुजाएं बराबर जरूर होंगी, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल है ये। विषम माने कोई बराबर न हो, तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजा बराबर न हो, तीनों भुजाएं तीन माप के अगर हो जाएं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ABC ये कुछ और माप का है, BC कुछ और माप का है, और CA कुछ और माप का है। तो ये त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, ये नंबर फर्स्ट हो गया। विषमद्विबाहु त्रिभुज ये नंबर सेकंड हो गया। विषमबाहु त्रिभुज ये नंबर थर्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा कंटेंट है, इसको आप तैयार करें। और अब कोणों के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के। सबसे पहला है, कभी ऐसा हो सकता है त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण की परिभाषा क्या है, वह कोण जो 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से छोटा हो, वही न्यून कोण है। तो तीनों कोण क्या हो सकते हैं, 90 अंश से छोटे हो सकते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। तो लिख देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल है। और यहाँ चाहे कोण ए हो, चाहे कोण B हो, चाहे कोण C हो, ये तीनों कोण क्या होंगे, जो कोण अगर माने थीटा मानते हैं वो 0 अंश से बड़े होंगे लेकिन 90 अंश से छोटे होंगे। यही न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, राइट ट्रायंगल है। इसमें क्या है, यहाँ जो त्रिभुज ABC है, जो कोण B है वो समकोण है। कैसे, यहाँ पर चिन्ह दे दिया जाता है इस तरीके का, कहीं कहीं पर अगर नहीं लिखा रहता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, तो वह कोण भी 90 अंश हो जाता है।
तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है वही क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ एक भी बात गौर करने वाली चीज है कि एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो ऐसा नहीं कि कोण ए भी 90 अंश हो जाए, कोण बी भी 90 अंश हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। इसे सिद्ध किया जाएगा। जब दो ही कोण मिल करके 180 अंश हो जाएगा तो तीसरा कोण 0 अंश का हो जाएगा, जो असंभव होगा। इसलिए याद करने के लिए है कि किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। यहाँ तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ऐसा है, त्रिभुज में 3 कोण हैं, इसमें से एक कोण अधिक कोण हो जाएगा। अब अधिक कोण की परिभाषा क्या है, अगर यह कोण थीटा है तो थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। यही अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो जाहिर सी बात है, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। और फिगर इस तरीके का है। तो जिस तरीके से किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अभी एक तथ्य आया था कि किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते। कारण उसका क्या था कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दो ही कोण मिलकर के जब 180 अंश बना लेंगे तो तीसरा कोण 0 अंश हो जाएगा। तीसरा कोण 0 अंश हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता कैसे है। तो यहाँ पर हेडिंग दे दिया गया, सिद्ध करना कि किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्यारे बच्चों, इस कंटेंट को भले आप क्लास 9th पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें त्रिभुजों की समरूपता के विषय में अध्ययन करना पड़ेगा, त्रिभुजों के थेल्स का प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, और भी बहुत सारे समरूपता से संबंधित कुछ प्रमेय हैं, उनकी जानकारी लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको शुरू से इसको देख लिया जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले ये प्रमेय है, इसलिए प्रमेय के लिखने का एक तरीका होता है, कैसे उसको लिखते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया गया है, हमको मालूम है किसी त्रिभुज की। तो ये जो प्रमेय चल रहा है, चाहे वह न्यूनकोणीय त्रिभुज हो, चाहे समकोणीय त्रिभुज हो, चाहे अधिकोणीय हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, सबके लिए यह लागू हो जाएगा। सभी तरह के त्रिभुजों के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो दिया है क्या, एक त्रिभुज ए बी सी, ये इतना ही दिया है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तीनों अंत कोण, यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी का योगफल मतलब प्लस कर देंगे, बराबर कितना होता है, 180 अंश अथवा दो समकोण के बराबर। दिया सिद्ध कर, उसके बाद से बात आती है, अब इतने पर ही हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए देंगे, ये भी बात बताता हूँ, कथन जो है 2 तरह का होता है, एक प्रमेय होता है और एक अभिगृहित होती है। तो अभिगृहित में क्या होता है, किसी कथन को ज्यों का त्यों हम सहर्ष ही मान लेते हैं, लेकिन जिस कथन को मानने के लिए हमको तर्क की जरूरत पड़ती है, तर्क संगत तथ्यों को लेकर के हम उसको सिद्ध करते हैं, उसको प्रमेय अथवा थ्योरम कहते हैं। तो यह प्रमेय ही है, इसमें तर्क की जरूरत पड़ेगी, वैसे नहीं मानेंगे हम। अगर वैसे मान लेते तब तो वो अभिगृहित हो जाता।
तो यहाँ पर कुछ हमको रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करेंगे, यहाँ रचना हेडिंग डालते हैं और लिखेंगे रचना में त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, किसी भी शीर्ष के, मान लीजिए शीर्ष को लेते हैं तो सामने वाले भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। सी को लेते हैं तो कोण सी के सामने वाली भुजा जो ए बी है उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। लेकिन सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा ये जो शीर्ष कोण है, यहाँ कोण ए, इसके समान मतलब इस बिंदु से बीसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो रेखा खींचेंगे तो बिंदु ए से होती हुई एक समांतर रेखा, मानिए कि हमने डी खींच दिया, तो यहाँ रचना में हमको लिखना पड़ेगा कि बिंदु ए से बीसी समांतर डीई खींच दिया। ये रचना हो गया हमारा। उसके बाद से हम जो तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो मटेरियल जुटा करके हम तर्क देते हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो एविडेंस देते हैं, उसको उपपत्ति के अंतर्गत या प्रूफ के अंतर्गत लिखते हैं। तो उपपत्ति, यहाँ उपपत्ति लिखते हैं। प्रूफ, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि यहाँ पर कितने तरह के कोण बने हैं। यहाँ देखिएगा एक कोण ए बना है, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, यहाँ कोण 4 हो गया, यहाँ कोण 5 हो गया। अब देखिए मुझे 1 2 3 4 5 की नंबरिंग क्यों करनी पड़ रही है। वैसे कोई भी कोण प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 बिंदुओं से दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कोण बी को दिखा रहे हैं तो लिखेंगे कोण ए बी सी, ऐसा लिखेंगे। तो जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में लिख देते हैं। इसको कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं या कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात है, अगर हमको कोण बी को प्रदर्शित करना है तो उसे बीच में ही लिखना पड़ेगा। ये तय है, कन्फर्म है कि बिंदु बी बीचों बीच में आएगा। तो इस तरह से जब लिखते हैं तो बड़ा लंबा हो जाता है। तो आवश्यकता अनुसार ज्यामिति में ऐसी मान्यता है कि कोणों का हम नंबरिंग कर लेते हैं और आसानी से उसको लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ हमने नंबरिंग कर दिया है। अब तर्क में देखिए, तर्क में क्या है, यहाँ से देखेंगे चूंकि डी समांतर है किसके, बीसी के, डी समांतर है बीसी के और ए बी तिर्यक रेखा है और ए बी तिर्यक है, ट्रांसवर्सल है। सिंस डी पैरेलल बीसी एंड ए बी इज ए transversal line, so you can say that the angle 4 is equal to angle 2। यहाँ पर होता है, एक बात यहाँ पर देखा जाएगा, ये देखिए अगर L समांतर M है और एक T ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। इसकी जानकारी हो जाए तो बढ़िया है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण होता है, एकांतर अंतर कोण, कोण 3 बराबर कोण 5 होता है, कोण 4 बराबर कोण 6 होता है। संगत कोण में क्या होता है, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8 होता है। क्रमागत अंतर कोण होते हैं, क्या होता है, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कोण 4 धन कोण 5 मिलकर के 180 अंश हो जाते हैं। यहीं पर कोण 3 और कोण 6 मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। सिर्फ अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बनते हैं। कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। मतलब कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने से बहुत सारे हमको तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें से हम ये देख सकते हैं उसी रूल के अनुसार कि जब डी समांतर बीसी है और ए बी तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या हमको मिल जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 2 मिल जाएगा। इसका तर्क भी देते हैं। तर्क क्या होता है, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। फिर वहीं पर ऐसा भी है, पुनः डी समांतर बीसी है,
और यहाँ AC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा अलग अलग हैं, इसलिए एक ही तथ्य को 2 बार लिख रहा हूं। हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 3। ये समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण कोण 5 बराबर कोण 3 हो जाएगा। और इसका भी तर्क वही है, एकांतर अंतःकोण। अब देखिएगा, अब यहां से ये हमको तथ्य मिल गए 1 और 2। चूंकि DE एक सरल रेखा है, चूंकि DE एक सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा पर क्लास 9th में कोणों का रेखीय युग्म पढ़ा गया है। अगर ऐसे है यहाँ तो दोनों, अगर एक विपरीत किरणें हैं तो ये दोनों कोण मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। तो 2 ही कोण नहीं, अगर 3 कोण बने हुए हों तो उन तीनों कोणों का भी जोड़ 180 अंश हो जाएगा। तो D एक सरल रेखा है, तो बिंदु A पर कितने कोण बने हैं? ऊपर तो बना ही है, नीचे ऊपर 180 अंश है, नीचे 3 कोणों में बटा है। क्या है? कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, और ये तीनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। यही 180 अंश का जन्म हो गया यहाँ, जो एक सरल रेखा पर बना हुआ है। अब उसको हम त्रिभुज के अंतर्गत लाना चाहेंगे, तो कैसे लाएंगे देख लीजिए। कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180। कोण 4 और कोण 2 बराबर हैं, तो यहाँ पर हम कोण 2 लिख देंगे। कोण 1 की जगह पर कोण 1 ही रहने देंगे। कोण 5 जो है कोण 3 के बराबर है, तो कोण 5 की जगह पर हम कोण 3 को शिफ्ट कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा 180 अंश। यही इसको लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अब कोण 1 का नाम क्या है त्रिभुज के केस में? यह कोण A है। कोण 2 का नाम क्या है? कोण B है। कोण 3 का नाम क्या है? कोण C है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आ गए इधर और बराबर हो गया 180 अंश। इस तरह से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। इति सिद्धम। प्यारे बच्चों, बार बार यहाँ पर अंतःकोण की बात आ रही है। क्या कोई बाह्य कोण भी होता है? क्या कोई बाहरी कोण भी होता है? क्या होता है? उसको बहिष्कोण के नाम से जानते हैं। त्रिभुज का बहिष्कोण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बहिष्कोण के विषय में, उसकी परिभाषा और बहिष्कोण का गुण क्या है, त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के किन किन कोणों के योगफल के बराबर होता है, यह भी सीखेंगे। इस वीडियो को तब तक आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।